सहमति से। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, फिर से ध्यान रखना, क्लाइमेटोलॉजी के संदर्भ में ही वायु मंडलीय तापमान, कुछ बेसिक बातों से लेकर टॉप बातों तक इसमें आज हमें पहुंचना है। बेसिक से लेकर कुछ टॉप बातों तक हमें पहुंचना है। टेलीग्राम पर भी मेरी आईडी है बेटा, मैं टेलीग्राम चैनल की आईडी आप लोगों को, मुमताज को अभी तक अरोरा ही समझ में नहीं आया। अच्छा, आप मुखर्जी नगर से बेटा। इसमें दिस वन, सबसे पहले तो इसे पढ़ेंगे, इनकी मोटे तौर पर परिभाषा। शब्द आपके पास ताप है और दूसरा शब्द है आपके पास तापमान। यहां हमें बात करनी है वायुमंडलीय ताप एवं तापमान के। इसमें दिस वन, सबसे पहले तो इसे पढ़ेंगे, इनकी मोटे तौर पर परिभाषा। क्या परिभाषा तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। फिर तापन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, तापन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तापन की प्रक्रिया के साथ प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया के बाद, प्रभावित करने वाले कारक के बाद हम पढ़ेंगे ताप पेटियां, ताप पेटियां पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मल लैप्स रेट एंड टेम्परेचर इन्वर्जन, मतलब सामान्य ताप पतन दर एवं तापमान व्युत्क्रमण। अब इसमें तमाम चीजें, तापमान व्युत्क्रमण की अवस्थाएं, दशाएं, प्रभाव, फिर इसी के साथ साथ तापमान विसंगति का भी विषय बिंदु पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ तापमान विसंगति का भी, विसंगति की भी बात करेंगे। इतनी बात है। तो तापमान क्या है? तापमान अपने आप में ऊष्मा ऊर्जा है। तापमान एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो किस रूप में प्राप्त होती है? ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है। तो तापमान अपने आप में केवल ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा है एक प्रकार की, जो कि ऊष्मीय मान के रूप में प्राप्त होती है। ताप, और तापमान की जब बात करते हैं, ताप है बेसिकली, और जब तापमान की बात करते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा की माप, उसका मापन आप किस चीज में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, आप केल्विन पैमाने पर मापते हैं, फॉरेनहाइट पर, डिग्री फॉरेनहाइट पर मापते हैं, किस पे मापते हैं? तो जो मापन है ये कहलाता है तापमान। ताप बेसिकली ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, और उसका मापन कर दिए तो हो गया तापमान। बस इतनी परिभाषा, कुछ नहीं, बचपन से जो आप पढ़ते जा रहे हैं। पर इसके तापन की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं जरूर थोड़ा सा व्यवस्थित है तापन की प्रक्रियाएं में। तापन की प्रक्रियाओं में कुछ प्रक्रियाओं को हम प्राथमिक प्रक्रियाओं में रखते हैं, तो कुछ को गौण प्रक्रियाओं में रखते हैं दोस्तों। प्राथमिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो बात करते हैं उसमें से देखो कई बातें आती हैं, जैसे चालन की क्रिया आती है, संवहन की क्रिया आती है, संवहन की क्रिया आती है, अभिवहन की क्रिया आती है, चालन, संवहन, अभिवहन की क्रिया आती है, विकिरण की क्रिया आती है, विकिरण आदि की क्रिया आती है। गौण प्रक्रियाओं में दाब का प्रभाव आ जाता है, संघट्ट संलयन का प्रभाव आ जाता है, संघट्ट संलयन का प्रभाव आ जाता है। ये सब प्रभाव आते हैं, ये सब प्रभाव आते हैं। तो फिर प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कारकों की भी एक लंबी सूची आपको दूंगा दोस्तों, एक लंबी, ये सब पीटी के फैक्ट्स आएंगे, ये सब पीटी के फैक्ट्स आएंगे। लेकिन जैसे आप पहुंचेंगे मेंस में, तो सामान्य ताप पतन दर एवं तापमान व्युत्क्रम, नहीं व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण ये मेंस वाला टॉपिक आ जाएगा। ताप पेटियों तक का जो हिस्सा है ये पीटी का भाग है, और यहां से सामान्य ताप पतन दर से जो नीचे लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेंस का सेक्शन हो जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ओके, देखो फिर से लोग कमेंट्स में आपस में लगे हुए हैं, लगता है एक झापड़ मारे तो इनकी 32 निकल आए। मानेंगे नहीं ज्ञान एनिमेशन? नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा करते हैं कि हम एक एक क्रम में, एक एक विषय बिंदु के साथ आगे बढ़ते हैं, अन्यथा ऐसे तो समझाने की प्रक्रिया में बढ़ते चले जाएंगे। इधर शुरुआती दौर पर कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट्स भी हैं, तो दोनों चीज़ों को बढ़िया से लेते हैं, और लास्ट में तो बेहद कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, तो उसी तरह से सब कुछ को लेते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, एकदम दबा के लिखना है, दबा के पढ़ना है, ठीक है? तो चलो शुरू हो जाओ, लिखो सभी ध्यान से लिखेंगे, टेस्ट देकर लिखेंगे। वायुमंडल में घटित होने वाली, सीधे शुरुआत यहां से करेंगे विदाउट हेडिंग। वायुमंडल में घटित होने वाली विविध मौसमी एवं जलवायविक परिघटनाओं, मौसमी एवं जलवायविक परिघटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, भूमिका होती है वायुमंडलीय तापमान की, वायुमंडलीय तापमान की। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो वायुमंडल में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा, वायुमंडल में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा ही वायुमंडलीय ताप है, वायुमंडलीय ताप है, जबकि इसका मापन, जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा चाहे गर्म के रूप में हो या ठंडे के रूप में, है ना, जबकि इसका मापन वायुमंडलीय तापमान कहलाता है। पहली बात ताप पर लिखा, दूसरी बात तापमान पर लिखा, वायुमंडलीय तापमान कहलाता है, जिसे डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट,
जिसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन आदि पैमानों में मापा जाता है। कुछ बच्चा अरोरा में पूछ रहे हैं कि क्या निशा दीप्ति और वो एक ही है। अरोरा को दो शब्दों से बुलाते हैं, एक ध्रुवीय ज्योति नाम से भी बुलाते हैं हिंदी में, दूसरा चूंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन चमक बिखरते हैं तो इन्हें निशा दीप्ति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अरोरा को ध्रुवीय ज्योति भी बोलते हैं, निशा दीप्ति भी बोलते हैं। हालांकि जो निशा दीप्ति है ना, ये नॉक्टिलूसेंट की शुद्ध हिंदी है, नॉक्टिलूसेंट की। तो इस तरह से अनुवाद अगर देखोगे तो अनुवाद के चक्कर में फंस जाओगे बेटा, तो अनुवाद मत देखा करो, जैसे मैं बताता हूँ वैसे पढ़ते जाया करो, उसमें मजा आता रहेगा आपको। ठीक है, पूर्ण विराम। आपने ये बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कम डेफिनेशन बता दिया। अब हेडिंग देंगे सभी, वायुमंडलीय तापन की विधियां। वायुमंडलीय तापन की विधियां डैश देकर। कुछ बच्चों ने पूछा मुझसे कि आपने सर मापन के बाद क्या लिखा है। मापन के बाद ये लिखा है, इनका मापन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट आदि में किया जाता है। ठीक है, सुधा मोस्ट वेलकम बेटा। तेजवीर सिंह, ठीक है बेटा, मैं समझ गया। ठीक है, चलो। तो अब वायुमंडलीय तापन की विधियां में लिखना है, लिखो। वायुमंडल निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा तापमान ग्रहण करता है, त्यागता है, पूर्ण विराम। जैसे अब एक एक बिंदु लिखेंगे। लिखो नंबर वन, नंबर वन में लिखो चालन। बहुत सरल सा उदाहरण चालन प्रक्रिया, जिसको कंडक्शन कहते हैं दोस्तों। लोहे की छड़ के एक किनारे को भट्टी में डाल दिया, आग की भट्टी में, दूसरा किनारा भी लोहे का गर्म हो गया। तवे में रोटी सेक रहे हैं ना, तो जिधर तवा जो आग के संपर्क में, वो तो गर्म होता है। सॉरी, तवा में नहीं, चिमटे से रोटी सेक रहे हैं, चिमटे का एक सिरा तो गर्म होता है, लेकिन चिमटे जहां पकड़ कर रखते हैं वो भी गर्म हो जाता है। तो ये चालन की क्रिया के प्रभाव से होता है। तो चालन में क्या लिखेंगे डैश देकर, लिखें जब ऊष्मा का स्थानांतरण स्थानांतरण एक सॉरी ऊष्मा के स्थानांतरण पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में बिना किसी पदार्थ संचरण के हो रहा हो। एक कण से दूसरे कण में बिना किसी पदार्थ संचरण के हो रहा हो तो इसे चालन कहते हैं। जैसे लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे का गर्म हो जाना, पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम, बस इतनी सी बात लिख दिया आपने। पर एक लाइन जरूर लिखेंगे, चूंकि वायुमंडल गैसीय अवस्था में है इसलिए इसमें चालन का प्रभाव अत्यंत कम होता है। पूर्ण विराम। अब बात समाप्त हुई। अब दूसरा लिखेंगे, संवहन। अब संवहन क्या होता है। संवहन में लिखें जब पदार्थ में ऊष्मा संचरण, संवहन को इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, CONVECTION। तो जब पदार्थ में ऊष्मा संचरण पदार्थ के कणों के संचरण के साथ होने लगे, संवहनिक धारा सिद्धांत पढ़ाया था ना, तो पदार्थ के कणों के संचरण के साथ, मतलब पदार्थ ही संचरित होने लगेगा, पदार्थ के कणों के संचरण के साथ होने लगे तो इसे संवहन कहा जाता है। जैसे गर्म वायु का तापीय प्रसार की वजह से आरोहित होना, एवं ठंडी वायु का अवरोहित होना। आरोहण मतलब ऊपर जाना और अवरोहण मतलब नीचे जाना। ठंडी एवं भारी वायु का अवरोहित होना संवहन प्रक्रिया का परिणामी है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर नेक्स्ट लिखाएंगे अभिवहन। मतलब एडवेक्शन, ADVECTION, एडवेक्शन। अभिवहन में क्या लिखेंगे? लिखिए, अभिवहन की दशा में
अभिवहन की दशा में आह, पवने पवने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित होती हुई, पवन की बात आ जाती है यहां पर। पवने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित होती हुई तापीय आदान प्रदान करती हैं। तापीय आदान प्रदान करती हैं, जैसे जैसे ठंडी वायु का गर्म प्रदेशों में प्रवेश कर जाना, या ठंडी वायु का गर्म प्रदेशों में प्रवेश कर जाना, या गर्म वायु का ठंडे क्षेत्रों में प्रवेश, ठंडे क्षेत्रों में प्रवेश, ठंडे क्षेत्रों में प्रवेश प्रवेश ध्यान से दोस्तों, ठीक है। कैसे कैसे नोटिस करना है यहां पर। मैं क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया चालन, जिसको आप कहते हैं कंडक्शन, चालन क्रिया हो गई। चालन क्रिया में कितना सिंपल एक उदाहरण दिया कि माना कि लोहे की एक छड़ है, ठीक है दोस्तों, एक लोहे की आपने रॉड ले लिया। अब लोहे की रॉड लिया तो लोहे की रॉड को गर्म किया। जैसे उदाहरण देता हूं कि यहां पर एक आपने लगा दिया भट्ठी, ये आपने भट्ठी लगा दिया, ठीक है, ये भट्ठी लगा दिया। अब यहां इस भट्ठी के प्रभाव से जो ऊष्मा ऊर्जा, ये भट्ठी है, भट्ठी के प्रभाव से ये किनारा गर्म किया, ठीक है ना। अब इसको आपने गर्म किया तो धीरे धीरे तापमान का स्थानांतरण पदार्थ के कणों के साथ साथ इधर से इधर की ओर होता गया, तो ये भी वार्म हो गया, ये भी अपने आप में क्या हो गया, ठंडा नहीं रह गया, ये किनारा भी वार्म हो गया। तो ये जो क्रिया कहलाती है, ये चालन की क्रिया कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, चालन की क्रिया कहलाती है। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, समझते बस जाना, ठीक है। दूसरे उदाहरण दूंगा कन्वेक्शन की, मतलब जिसको आपने कहा संवहन की, कन्वेक्शन की, संवहन। कन्वेक्शन में हमें बहुत सरल सा उदाहरण आपको देना चाहेंगे दोस्तों, कि मान लो कि एक टब में आपने भरा पानी, एक टब में भरा पानी, ये पानी भर दिया आपने, ठीक है। अब इस टब को गर्म करना है, चलो गर्म भी करना शुरू करते हैं। इस टब को गर्म करना है, चलो ये टब गर्म हुआ। अब गर्म होने के दौरान ध्यान से सुनना, ये टब गर्म हुआ। अब गर्म होने के दौरान आप जानते हैं कि हमने ऊष्मा केवल इतने ही भाग को दी थी, देखो ये गैस के संपर्क में केवल इतना ही बर्तन का भाग है, लेकिन धीरे धीरे बर्तन का संपूर्ण सरफेस दोस्तों गर्म हो जाएगा। धीरे धीरे बर्तन का संपूर्ण सरफेस गर्म हो जाएगा, सारा गर्म हो जाएगा। ये सारा गर्म हो रहा बर्तन का संपूर्ण तल, इसको तो बोलेंगे चालन। ये चालन क्रिया से गर्म हुआ। अब आगे ध्यान से सुनना, लेकिन यहां आप देखो, यहां पानी में देखना, पानी जैसे गर्म होगा तो गर्म जल ऊपर, सॉरी, पानी जैसे गर्म होगा तो नोटिस करना कि गर्म जल ऊपर की ओर उठेगा, पानी ऊपर की ओर जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन गर्म जल ऊपर की ओर कुछ ऐसे जाता है। और गर्म जल ऊपर की ओर गया, और ठंडे जल के बारे में क्या होगा, ठंडा जल इधर नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, ठंडा जल इधर नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। गर्म जल ऊपर और ठंडा जल नीचे, वार्म वाटर ऊपर एंड कोल्ड वाटर नीचे, वार्म एंड कोल्ड, वार्म एंड कोल्ड। तो जब इस तरह से जल आपस में तापीय आदान प्रदान करता है तो इसे कहते हैं दोस्तों कन्वेक्शन, इसे कहते हैं संवहन। ऐसे ही वायुमंडल में ये क्रिया काम करती है। जैसे मान लो कि यहां पृथ्वी की सतह है, ये अर्थ सरफेस है दोस्तों, ये सब चीजें छोटे छोटे बनाते रहेंगे, है ना, अपने क्लैरिटी लगाएंगे। ये अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस के आसपास की वायु सूर्य किरणों के संपर्क में आई, मान लीजिए यहां पर सूर्य किरणें हैं, इनके संपर्क में आई, और इस संपर्क में आते ही वायु गर्म हो गई। यहां पर वार्म एयर है, ये कैसी एयर है, वार्म एयर है। अब वार्म एयर है तो इसके तापीय फैलाव होंगे, तापीय प्रसार के कारण यह लंबवत रूप से ऊपर उठेगी, ऊपर जाती हुई यह खुद भी ठंडी हो जाती है, और ऊपर की ठंडी वायु धीरे धीरे फिर धरातल की ओर आ जाएगी, ऊपर की ठंडी वायु धीरे धीरे फिर धरातल की ओर आ जाएगी। तो वार्म एयर का ऊपर की ओर उठना, और यह है कोल्ड एयर। क्या दोस्तों, ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर का नीचे की ओर वायुधारा के रूप में आना, ये कहलाता है दोस्तों कन्वेक्शन। ये क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। तो ये संवहन की प्रक्रिया होती है। तो एक तरफ आपने समझा चालन क्या है, तो दूसरी तरफ आपने समझा कि संवहन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात मुझे बतानी है एडवेक्शन। क्या बतानी है यहां पर, एडवेक्शन बतानी है कि व्हाट इज एडवेक्शन। तो ध्यान से एडवेक्शन भी समझो। एडवेक्शन क्या है, अभिवहन क्या है दोस्तों। तो अभिवहन के लिए ध्यान से समझना, अभिवहन के लिए ध्यान से समझना, जैसे मान लो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की ये सतह है, दिस वन अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है पूरी, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है। सरफेस अब एक जैसी है नहीं, सरफेस अब एक जैसी है नहीं। मान लो इधर की ओर का जो सरफेस है ये वार्म सरफेस है, इधर का सरफेस कैसा है, वार्म सरफेस है। इधर की ओर का जो सरफेस है वो कोल्ड सरफेस है, कोल्ड सरफेस है, पृथ्वी का सतह है। अब ध्यान से, जनरली होता क्या है कि कोल्ड सरफेस से ठंडी वायु ऐसे क्षैतिज रूप से पवन के रूप में संचरित होती हुई वार्म की ओर पहुंचती है, और जब ये यहां पहुंचेगी तो अपनी तापीय आदान प्रदान करेगी। या दूसरी तरफ से हुआ, ऊपरी वायुमंडल से ही सही, गर्म वायु यहां से उठी और ठंडे वायुमंडल की ओर प्रवेश कर गई, और इसने यहां पर तापीय आदान प्रदान पैदा किया। अब देखो ये यहां पर वायु का, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप वायु का देखेंगे तो वायु का लंबवत प्रवाह होता है, लंबवत प्रवाह होता है, जिसे हम बोलते हैं वायुधारा। क्या बोलते हैं, लंबवत प्रवाह को वायुधारा बोलते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है, क्षैतिज प्रवाह होता है, जिसे हम बोलते हैं पवन, जिसे विंड बोलते हैं, पवन बोलते हैं। तो ये क्रिया होती है दोस्तों एडवेक्शन की होती है, ठीक है ना। सारे चित्र बना लिया ना, चित्र जरूर बनाते रहा करो दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है आपके समझने में, ठीक है। तो एडवेक्शन का चित्र बना लिया आपने, फिर लिखेंगे सभी के सभी नीचे पैराग्राफ में लिखेंगे, जहां संवहन क्रिया में वायु का आरोहण एवं अवरोहण होता है,
आरोहण एवं अवरोहण होता है, अर्थात लंबवत प्रवाह होता है, वहीं लंबवत प्रवाह होता है, वहीं दूसरी ओर अभिवहन क्रिया में क्षैतिज प्रवाह क्षैतिज प्रवाह। ठीक है, पूर्ण विराम। अब ये हो गया, तो अब एक बिंदु और लिखते हैं, रेडिएशन। अब क्या लिखोगे दोस्तों? रेडिएशन। चलो विकिरण के बारे में लिखते हैं, रेडिएशन। विकिरण को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ठीक है ना, सबके बारे में आप लिखते चल रहे हैं, रेडिएशन। चलो अब रेडिएशन क्या है, लिखो, यह किसी स्थान पर ऊर्जा संचरण की वह विधि है, किसी स्थान पर ऊर्जा संचरण की वह विधि है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम मैटर नहीं करता दोस्तों, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की कोई मीडियम मैटर नहीं करता। लिखाता हूं आगे, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। आवश्यकता नहीं होती। क्या लिखेंगे फिर से? इसमें लिखो, जैसे सूर्य द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा का लघु तरंगीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष के निर्वात को पार कर पृथ्वी तक पहुंचना एवं पृथ्वी द्वारा लौटाए गए दीर्घ तरंगीय विकिरण का, पृथ्वी दीर्घ तरंगीय विकिरण छोड़ेगी, सूर्य लघु तरंग देगा, पृथ्वी द्वारा लौटाए गए दीर्घ तरंगीय विकिरण का अंतरिक्ष में प्रवेश करना। पूर्ण विराम लगाएं, पैराचेंज करते हुए लिखेंगे कि वायुमंडलीय तापन में विकिरण चालन अभिवहन विकिरण संवहन अभिवहन जैसी प्रक्रियाओं की मुख्य भूमिका होती है। पूर्ण विराम। ये 4 बिंदु, और चारों को मैंने यहां पर इस पेज में कुछ इस रूप से दिखाया। अब जब विकिरण के लिए कोई माध्यम की जरूरत है नहीं, तो विकिरण हो गया, उसको आप किसी चित्र के माध्यम से दिखाएंगे नहीं, विकिरण हो रहा है। आपने चाय बनाई, चाय बना के रख दी, धीरे धीरे चाय ठंडी हो गई, विकिरण ऊर्जा की वजह से रेडिएट हो गई, उसकी एनर्जी रेडिएट हो गई। हाँ, ये जरूर है कि हमारे वायुमंडल में नीचे माध्यम है, पर उसके लिए जरूरत नहीं थी उस माध्यम की, वो रेडिएट हो जाती, अपने आप रेडिएट हो जाती। अब बढ़े आगे। ओके, अब नेक्स्ट लिखेंगे, अब जो गौड़ कारक है, गौड़ को ये सब चीजों के अलावा मैं शब्द जो लिखाऊंगा, नेक्स्ट लिखे संपीडन प्रभाव, कंप्रेशन, संपीडन प्रभाव। इससे भी गर्म होगा वायुमंडल, संपीडन प्रभाव से भी गर्म होगा। कैसे? तो लिखे, जैसे, अब ध्यान से, जैसे मान लो कि पृथ्वी की सतह थी, ठीक है, कहूं अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस चारों ओर से वायुमंडल से घिरा हुआ है, ये लो, चारों ओर से घिरा हुआ है। ये घिरा हुआ वायुमंडल निश्चित रूप से पृथ्वी सतह पर एक दाब आरोपित करता है। अब इस वायुमंडल को अगर कंप्रेस्ड किया जाए, संपीड़ित करना मतलब कंप्रेस्ड करना, अगर इस वायुमंडल को कंप्रेस्ड किया गया है, तो जैसे ही इसे कंप्रेस्ड करेंगे, इसमें दाब लगाएंगे, तो वायु के अणु पास आएंगे, जिसको मैंने लिखा था संघट्ट और संलयन, तो संलयन तो नहीं होगी, बट संघट्ट टकराएंगे, वायु के कण पास आएंगे, और पास आकर उनके बीच का टकराव बढ़ जाएगा, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर कोलिजन जो होता है वो बढ़ जाता है, अंतर आणविक संघट्ट बढ़ जाता है, और संघट्ट बढ़ जाने की वजह से तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो लिखो, यदि वायुमंडल में उच्च दाब आरोपित कर गैसों को संपीड़ित किया जाए, तो गैसीय अणु एक दूसरे के समीप आकर गैसीय टकराव को बढ़ा देते हैं। गैसीय टकराव, संघट्ट जिसको बोलते हैं, टकराव को बढ़ा देते हैं, जिससे वायुमंडल के आंतरिक ताप में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए उच्च दाब की दशा
इसलिए उच्च दाब की दशा तापमान बढ़ाती है, जबकि जबकि निम्न दाब में तापमान घटता है। अब इसके विपरीत बात भी करेंगे, बच्चों को लगे कुछ अलग बोलने लगे सर। पूर्ण विराम संपीड़न प्रभाव। तो अब एक और बिंदु लिखिए, चलिए एक और बिंदु लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए भूतापीय ऊर्जा प्रभाव। भूतापीय ऊर्जा प्रभाव, जियोथर्मल एनर्जी इफेक्ट। डैश जगह लिखेंगे वायुमंडल के तापन में इसकी भूमिका अत्यंत कम है। क्या लिखेंगे, वायुमंडल के तापन में इसकी भूमिका अत्यंत कम है, लेकिन पृथ्वी द्वारा मुक्त ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण कर हमारा वायुमंडल अवश्य ही गर्म होता है। हमारा वायुमंडल अवश्य ही गर्म होता है। पूर्ण विराम। तो ये कुछ गौण कारक में बस इतना ही लिखना। प्राथमिक कारक याद रखो उतना ही, प्राथमिक विधियां याद रखो उतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय तापन की विधियां हैं। बहुत सरल और सहज बच्चों वाला टॉपिक था दोस्तों। अभी ये बच्चों वाला टॉपिक है आगे। तो नेक्स्ट है वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खूब दबा के प्रश्न आते भी हैं। ठीक है आशीष कुमार, ये सब प्रीलिम्स के बहुत हॉट टॉपिक हैं, ध्यान रखना। प्रीलिम्स से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत सब रहते हैं। चलो तो फिर आते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। कारक में सबसे पहला कारक लिखेंगे सूर्यातप की मात्रा, इंसुलेशन की मात्रा। अब इंसुलेशन क्या है, सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा ऊर्जा। ये क्या है, सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा है। तो सूर्य तप की मात्रा पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य तप की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य तप की मात्रा सबसे पहला डैश देकर लिखेंगे, जैसे विषुवतीय क्षेत्रों में यह सर्वाधिक प्राप्त होती है, जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में यह सर्वाधिक, ब्रैकेट लिखेंगे 100%। विषुवतीय क्षेत्रों में यह सर्वाधिक, मतलब ब्रैकेट क्या लिख दिया आपने, 100% प्राप्त होती है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः घटती जाती है। पूर्ण विराम। पहली बात तो यह हो गई। अच्छा, वायुमंडल के तापन में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है, सूर्य तप की मात्रा का। अब दूसरे नंबर पर होता है सूर्य किरणों का झुकाव। तो हेडिंग तो लिखें सभी, सूर्य किरणों का झुकाव। बहुत सरल है कि मान लो ये पृथ्वी की सतह है, अब पृथ्वी की सतह में यहां पर ये किरणें लंबवत जा रही हैं, तो दूसरी तरफ यहां ये किरणें तिरछी जा रही हैं। तो जहां तिरछी हो जाएंगी किरणें, इन्हें अधिक डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा, इन्हें बड़े भौगोलिक प्रदेश को भी गर्म करना पड़ेगा। मान लो यहां सूर्य था, तो एक जगह लंबवत है और दूसरी जगह तिरछापन पड़ गया, तो जितना झुकाव बढ़ेगा, ध्यान से, झुकाव जितना बढ़ता जाएगा, बढ़ते झुकाव के साथ व्हाट क्या होगा, झुकाव जितना बढ़ता जाएगा, बढ़ते झुकाव के साथ ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। तो टेस्ट देकर लिखें सूर्य किरणों के बढ़ते झुकाव के साथ, किरणों की तापमान प्रभाविता घटती जाती है। तापमान प्रभाविता घटती जाती है। क्यों घटती जाती है, तो क्यों घटती जाती है, तो लिखेंगे क्योंकि नंबर वन लिखो, किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नंबर वन, अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है, नंबर टू बृहद वायुमंडलीय क्षेत्र को पार करना होता है। नंबर तीन, तीसरे नंबर पर और क्या करना होगा, बृहद वायुमंडलीय क्षेत्र को पार करना होगा। तो लिखेंगे नंबर 3, तीसरा बिंदु लिखो, प्रत्येक नहीं लिखेंगे, प्रति किरण की इकाई मात्रा को सापेक्षिक रूप से बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल को
ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करनी होती है, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करनी होती है। तो दोस्तों इन तीन चीजों का प्रभाव पड़ता है, तीन चीजों का प्रभाव पड़ता है। कौशल अग्रवाल बार बार पूछ रहा है कि मेरे मैसेज का जवाब तो दीजिए, मैसेज का जवाब तो दीजिए। इसको लगता है कि शायद सर यहां पर बैठकर केवल इसके मैसेज के जवाब के लिए आए हैं। इसके एक मैसेज का जवाब मैंने दे दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा पूछता है यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो जाकर प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा ले। कौशल उठाने में हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पेज पलट कर देख के कैसा क्वेश्चन आता है, कुछ तो पढ़ ले। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा बेटा कुछ, और देखना चाहिए, कुछ तो कर लेना चाहिए। मटर गस्तियों को छोड़कर कुछ पढ़ने लिखने के भी काम कर लेना चाहिए। बता भी रहा हूं टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बता रहा हूं कि इस टॉपिक से प्रीलिम्स में खूब प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये भी बताऊं कि प्रश्न भी कैसा आता, तो फिर आगे ये भी पूछेगा सर आगे कैसा प्रश्न आएगा। मतलब हद है यार उल्लूपंथी की। एकदम पहली कक्षा में मैंने बताया था सभी बच्चों को, पहली कक्षा में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते चले जाएं। कुछ अपने जिम्मे भी रखें। दो काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे, बेसिक पढ़ाई करनी पड़ेगी और बेसिक के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। नहीं देखोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी तुम्हारे विषय समझ में ना आने पर। अरे क्वेश्चन पेपर जब देखोगे तो 10-20 क्वेश्चन कम से कम सामने नजर के सामने से गुजरेंगे। मैं एक क्वेश्चन समझा भी दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है। अब लोग परवीन ने पूछ लिया प्रश्न पेपर कहां मिलेगा, आओ बेटा मैं दुकान खोल कर रखा हूं दिल्ली में, मेरे 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 शॉप पर मिलेगा, राजेश मिश्रा एंड कंपनी बुक शॉप, वहां पर मिलेगा, आ जाओ। अब ये भी मैं बताऊं कहां पर मिलेगा। फिर पूछ रहे कुछ बच्चा कितना डिस्काउंट रहेगा सर, ये भी पूछ लेना सर कितना डिस्काउंट मिलेगा। फिर तीसरा पूछ सर मेरे लिए भी उतना ही डिस्काउंट रहेगा। अरे यार हद है तुम लोगों की मूर्खतापन की। तुम लोगों को तुम जैसा ही टीचर सच बताएं पढ़ाना चाहिए बेटा, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं। कहां पर मिलेगा क्या होगा, ये भी टीचर मतलब इतने बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएशन पार करके ये विषय ये बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है। ये नहीं पता होता कि किताबें कहां मिलती हैं, किताबें खरीदने के लिए कहां जाना पड़ता है। किताबें खरीदना तो किसी कॉस्मेटिक्स की जहां पर मिलता है वो फेयर एंड लवली, उस दुकान में चले जाना, बोल देना कि मुझे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर की बुक दे दे, फेयर एंड लवली वाला देगा। जहां पर साजो श्रृंगार मिलता है वहां पे चले जाना, पूछ लेना। चूड़ी बिंदी जहां पे मिलती है ना उससे पूछना कि कहां है, यही बताएंगे और क्या बताएं तुम लोग, ठीक है ना। तुम लोग सबसे बड़ी दिक्कत है तुम लोग गलत एक्सपेक्टेशन के साथ ही क्लास में उपस्थित हो गए। मतलब बनना आईएएस ही, इससे कम में बात नहीं चलेगी सर। फर्स्ट रैंक कैसे आती सर, बात इस पर ही करो कि सर हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आती, बात ये बताओ। पर पूछेंगे हम ये कि चूड़ी चूड़ी तरकी पहनने हम कहां चले जाएं। व्हाट इज दिस यार। और ऐसा भी नहीं, मैं कोशिश करता हूं इग्नोर करूं मैसेज, लेकिन ना, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं देते। सर मेरा प्रश्न भी तो देखिए, सर मेरा प्रश्न तो देखिए। अरे हद है यार, तुम्हारा प्रश्न देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न तो पूछते हो, तो तुम्हारा प्रश्न देखिए। मेरी नजर बीच बीच में, हालांकि कई बार होते हैं अच्छे मैसेजेस और कमेंट्स निकल जाते हैं जब स्पीड से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन तुम्हारा कमेंट्स कितना सिंसियर और सीरियस है ये भी तो देख लिया करो। तो मिल गया ना जवाब जिनका, की किताबें कहां मिलेंगी, तो फेयर एंड लवली की दुकान में मिलेगी, चले जाना वहीं पर जहां चूड़ी बिंदी मिलती है, वहां जाके खरीद लेना। ओके चलो बढ़े। तो सबसे पहले सूर्यताप की मात्रा सर्वाधिक रूप से प्रभावित करेगी। फिर दूसरा मैंने बताया सूर्य किरणों का झुकाव, ये प्रभावित करेगा। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों जो प्रभावित करना है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी। कौन प्रभावित करेगा, तो लिखेंगे तीसरे नंबर पर सूर्य, या सूर्य की पृथ्वी से दूरी नहीं लिखें, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लिखें, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। और ये सब शुरुआती कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ाया है कि दो प्रकार की होती है, एक उपसौर की दशा होती है और एक अपसौर की दशा होती है। अपसौर की दशा होती है तो उपसौर की दशा में तापमान अधिक होगा, ताप अधिक होगा। और जब अपसौर की दशा में होगी तो चूंकि अपसौर में पृथ्वी दूर होती है तो ताप की प्राप्ति क्या होगा, कम होगा। डेट तक बता चुका हूं कि उपसौर और अपसौर वाली स्थिति कब आती है, ठीक है। अरे बेटा ये मत सोचा करो मैं अपना मूड खराब कर रहा हूं, मेरा कोई मूड खराब नहीं होता। मैं तो आप लोगों के इन तमाम वाहियात की चीजों पर सोचता रहता हूँ कैसे हो आप लोग, ठीक है। मेरा कोई मूड खराब नहीं होता। मेरा मूड खराब करने की स्थिति तभी होती है जब मैं स्वयं चाहता हूं, और मूड खराब मेरा नहीं होता। सबसे पहली बात, आपसे कैसे मूड खराब हो सकता है, आप कभी कभी मत सोचना दोस्तों। आपको डांटता भी हूं तब भी मेरा मूड खराब नहीं होता। डांटता इसलिए कम से कम कुछ सद्बुद्धि आ जाए, है ना। तो ये लिख दिया ना, पृथ्वी की सूर्य से दूरी में जब उपसौर की स्थिति आएगी तब तापमान अधिक होगा, और जब अपसौर की स्थिति आएगी तो तापमान कम होगा, तापमान कम प्राप्त होगा, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है सौर कलंक। सौर कलंक जिसको बोलते हैं सनस्पॉट, सौर कलंक की दशा, सनस्पॉट की दशा, इसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वायुमंडलीय तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब इसको देखो, मतलब ज्यादातर का संबंध आप इसमें से अभी तक सूर्य ही देख रहे हो। देखो इसमें है क्या, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप सूर्य देखते हैं तो सूर्य के चारों ओर कुछ ऐसे परिमंडल प्राप्त होते हैं, और सूर्य के इन्हीं परिमंडलों में से जो प्रकाश मंडल का क्षेत्र होता है, प्रकाश मंडल के क्षेत्र में प्रत्येक 11 से 13 वर्षों के अंतराल पर कुछ काले धब्बे नजर आते हैं, कुछ काले धब्बे नजर आते हैं। ये जो यहाँ पर मैं पीला धब्बा बना रहा हूं, लेकिन सही मामले पर कुछ काले धब्बे नजर आते हैं, ये होते हैं सनस्पॉट। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले कुछ काले धब्बे, 11 से 13 वर्षों के अंतराल पर ऐसे धब्बे देखे जाते हैं। क्यों बनते हैं तो एक अलग मैटर है, क्यों एक अलग मैटर है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है कि जब सनस्पॉट की स्थिति बढ़ती है तो हमारे सूर्य से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ मोर एनर्जी, सूर्य की सतह से मोर एनर्जी मुक्त होने वाली सतह बढ़ जाती है। अब सूर्य की सतह से अगर मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय तापमान दोस्तों निश्चित रूप से जितना होता है उस औसत से कहीं अधिक 2% तक, जितना होता है उस औसत से कहीं अधिक 2% तक बढ़ा हुआ हमें प्राप्त होता है। तो डैश देकर सभी के सभी लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश मंडल में
सूर्य के प्रकाश मंडल में व्हाट क्या प्रत्येक 11 से 13 वर्षों के अंतराल में, प्रत्येक 11 से 13 वर्षों के अंतराल में, 11 से 13 वर्षों के अंतराल में कुछ काले गहरे धब्बे नजर आते हैं, कुछ काले गहरे धब्बे नजर आते हैं, काले गहरे धब्बे नजर आते हैं, जिन्हें जिन्हें सौर कलंक सनस्पॉट, जिन्हें सौर कलंक क्या कहेंगे, सनस्पॉट कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा दे सभी, क्या कहेंगे, सौर कलंक कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए, फिर आगे ध्यान से, बहुत ध्यान से। इतना हो गया, लिखेंगे सभी कि ऐसा देखा गया है कि, ऐसा देखा गया है कि हाई सनस्पॉट की दशा में, जब सनस्पॉट की मात्रा अधिक होगी, हाई सनस्पॉट की दशा में, सनस्पॉट की दशा में सूर्य की सतह से मुक्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य की सतह से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं, की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारे वायुमंडलीय, इसलिए हमारे वायुमंडल का तापमान भी, वायुमंडल का तापमान भी सामान्य औसत से, सामान्य औसत से, सामान्य औसत से 1 से 2 डिग्री अधिक 1 से 2 डिग्री अधिक प्राप्त होता है, 1 से 2 डिग्री अधिक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। पूर्ण विराम, 1 से 2 डिग्री अधिक प्राप्त होता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पहली बात फिनिश, पहली बात फिनिश। फिर इसी में दूसरी बात जोड़ेंगे, लिखें सौर कलंक, सौर कलंक सूर्य की सतह में होने वाले, कारण लिखा रहा हूं ध्यान रखना, सूर्य की सतह में होने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं के, हाइड्रोजन परमाणुओं के, परमाणुओं के अति नाभिकीय संलयन, अति नाभिकीय संलयन से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। बात समाप्त। प्रवीण ने पूछा सर 1 से 2 डिग्री की 102 नहीं 1 to 2 डिग्री सेल्सियस, 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा तापमान। आरती शर्मा ने पूछा है कि सर जब पृथ्वी एक निश्चित दूरी पर परिक्रमा करती है, तो कौन बता दिया तुमसे निश्चित दूरी पर परिक्रमा करती है, ऐसा किसने बताया तुमको, मैंने तो कभी नहीं बताया। तो अपसौर और उपसौर कैसे प्राप्त होते, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, प्राप्त होते हैं। ऐसा करना आरती बेटा कि मैंने इस बैच में, तुम लोगों को अगर नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इस बैच में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सोलर सिस्टम में तमाम टॉपिक पढ़ाया है, उसमें जाके पढ़ना, समझ में आएगा, सब पढ़ा दिया है, सब। सोलर सिस्टम के बाद जब पृथ्वी पढ़ा रहा था तो पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ाया, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, सब कुछ पढ़ाया है। जाकर वहां देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स का भी जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। पीयूष ने कुछ पूछा है बट वो मैसेज निकल गया, मैं देख नहीं पाया, ठीक है शायद, ठीक। तो ये सनस्पॉट, ये सनस्पॉट की बात आ गई। सौर कलंक की दशा, सौर कलंक कब बनते हैं, जब सूर्य की सतह पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, प्रचंड हो जाती है, तो सनस्पॉट की स्थिति बनती है। अब नाभिकीय संलयन अधिक होगा तो मुक्त होने वाली ऊर्जा निश्चित रूप से दोस्तों अधिक प्राप्त होगी, अधिक प्राप्त होगी। तो ये 4 कारण हो गए। अब पांचवें कारक के रूप में, पांचवें कारक के रूप में ध्यान से मैं क्या लिखूंगा, लिखे पांचवें कारक के रूप में और क्या चीज है जो तापमान को प्रभावित करेगा, पृथ्वी की धरातलीय प्रकृति, पृथ्वी की धरातलीय, धरातलीय प्रकृति, पृथ्वी की धरातलीय प्रकृति। मोहम्मद निशार, सर मैं जिंदगी के उस मोड़ में आ गया हूं जो अपनी जिंदगी से नफरत हो। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा कितनी बड़ी बात क्यों लिख रहे हो। निधि यादव, वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकता धरती की नमी बनाए रखने में, हाँ बिल्कुल ठीक है निधि, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आवश्यक है बेटा। अरे विक्रम 7.0 वालों का ज्योग्राफी छूटा नहीं है बेटा, ज्योग्राफी के मिड टर्म से उनको ज्वाइनिंग कराई गई है, तो उनको फिर से पीछे का पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा।
पापा कुमार, वायु एवं पवन में डिफरेंस बता दो। जब स्थिर है पूरा वायुमंडल तो वायु है, क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने लगा तो पवन है, लंबवत रूप से वायु ऊपर नीचे जाने लगे तो वायु धारा है। और कुछ है? ठीक है, सूर्य तब फिर से बता दीजिए। पॉसिबल नहीं है सोनम बिटिया, बता दिया, बहुत था। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक लिया हूँ बेटा इस सबका। अच्छा मैं समझ गया, ज़्यादातर बच्चे ये वो हैं जो कि अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, तो उनको इन तमाम विषय बिंदुओं पर टॉपिक में दिक्कत है। सॉरी दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूँ इसीलिए आपको, क्योंकि अभी जो 6 तारीख से बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं, मुझे भी इन्फॉर्म किया गया कि 6 तारीख से कई नए बच्चे होंगे। हाँ, उन बच्चों के साथ मेरी बेसिक क्लास हुई नहीं है। पूरा उत्साह भंग हो जाता है ऐसे में। हाँ विक्रम, मैं समझ गया बेटा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पीछे पढ़ा दी जाती हैं, तो मैं उस बेसिस पर आगे बढ़ता जाता हूँ कि ये सब बच्चे तो जानते ही हैं। ठीक है आरती बेटा। तनु सिंह, सिस्टमेटिक पढ़ोगे बेटा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तफसीर, अफसाना तुम भी ज्वाइन किए हो। 12 बजे से CA का क्लास है। CA क्या होता है? हम्म, देखो मेरा हो गया उत्साह भंग, मैं समझ गया बेटा। जब प्रॉब्लम आप लोगों को आने लगती है तो मेरा उत्साह सच में भंग हो जाता है। अच्छा CA का मतलब करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है भाई। अरे मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि आपके सारे एब्रिविएशंस को समझ पाऊँ। एक बच्चा ने लिखा CA की क्लास है, तो दूसरे ने बताया कि करंट अफेयर्स की है। अच्छा दोस्तों यार, मैं जहाँ रुक गया ठहर गया, खैर अब इस पॉइंट को तो पूरा पढ़ा ही दूँ, पर ठहर गया। प्रॉब्लम इस बात की है कि नए बच्चों के साथ सच में जो मेरी पहली क्लास की बातचीत होती है वो तो हुई नहीं, इसलिए इन बच्चों को है इशू और होना भी लाजमी है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी। पर अब चलो कुछ बात, इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, फिर चलो बात करेंगे। आज तो नहीं, पर मंडे फिर बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा आपसे, पक्का। ठीक है, फैक्ट याद करती हूँ पर भूल जाता है। ठीक है स्वीटी, छोटू बाबू, कौशलेंद्र, चंचल, आयुष, विक्रम, बुक वगैरह कुछ नहीं पता बेटा। बस मैं इस पॉइंट को पूरा कर दूं, अगली क्लास 6 तारीख को मैं अनाउंस करूंगा उसी हिसाब से कि सबसे पहले मैं आपसे आधा घंटा बेसिक पर बात कर लूं। फिर बात करेंगे आगे, ठीक है। चल तो शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। अजरुद्दीन आंसर राइटिंग के बारे में बता दीजिए सर। ठीक है, पहले पढ़ लो टॉपिक बेटा, इसको फिर देखते हैं, है ना। तो पृथ्वी की धरातलीय प्रकृति के बारे में देखो, दो तरह की। देखो जैसे मान लो पृथ्वी की एक सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है, दूसरी सतह है जो जल से भरी पड़ी है, तीसरी सतह जो अत्यंत चिकनी चट्टानी है, चौथी प्रकार की सतह है जो मैदानी है लेकिन वहां वनस्पतियां हैं, घास आदि उगे हुए हैं, घास आदि उगे हुए हैं, घास आदि उगे हुए हैं। पांचवी सतह है जहां बर्फ की मोटी मोटी चादरें हैं, हिम चादरें हैं यहाँ। अब मान लो ऐसी पृथ्वी की सतह है हर जगह, अलग अलग है हर जगह। अब अगर ऐसी स्थिति आती है, फिर से सुनना दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें तो बराबर पड़ रही है, लेकिन सूर्य किरणों का परावर्तन की प्रकृति अलग अलग होती है। धरातल की सतही प्रकृति सूर्य किरणों के परावर्तन की दर को बदल देती है, जिसे अल्बेडो कहते हैं। पृथ्वी की सतह सूर्य किरणों की कुछ मात्रा को परावर्तित करती है बिना उपयोग किए। तो सूर्य किरणों की वह मात्रा जिसे हमारी पृथ्वी की सतह उपयोग नहीं करती, बल्कि बिना उपयोग का उन्हें वापस लौटा देती, बोलती है साइमन गो बैक, उसे कहते हैं अल्बिडो। क्या कहते हैं उसे? अल्बिडो कहते हैं, अल्बिडो। तो धरातल की प्रकृति अल्बिडो इफेक्ट को प्रभावित करती है, अल्बिडो इफेक्ट को प्रभावित कर देती है। अल्बिडो इफेक्ट समान नहीं प्राप्त होगा। जैसे बर्फ की चादरें हैं, आप देखोगे एकदम चमचमाती दिखती है, इसका मतलब उनके परावर्तन की दर भी अधिक है। समझना। तो जो सतह जितनी चिकनी होगी वह सूर्य किरणों को उतना परावर्तित करेगी। जैसे आईने में आप टॉर्च लगाओ तो पूरी लाइट परावर्तित कर देगा, बट आप दीवार में टॉर्च लगाओगे तो वही परावर्तित कर रहा, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में लाइट परावर्तित वो नहीं करेगा। तो परावर्तन की जो मात्रा है, परावर्तन की दर है, वही कहलाती है अल्बिडो। ठीक है, अल्बिडो कहलाती है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, तो सुनना ध्यान से। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जितना अधिक परावर्तन होगा सूर्य किरणों की, धरातलीय एवं वायुमंडलीय तापमान उतना कम होगा। बस एक लाइन की बात है, तो डैश देकर लिखे, लिखे पृथ्वी की धरातलीय सतही प्रकृति, पृथ्वी की पृथ्वी की धरातलीय सतही प्रकृति समरूपी नहीं है, समरूपी नहीं है, बल्कि कहीं कहीं जलाशय है तो कहीं स्थलखंड,
कहीं जलाशय है तो कहीं स्थलखंड, पूर्ण विराम लगाएं। स्थलखंडों में कहीं बाग बगीचे घास के मैदान है तो कहीं, स्थलखंडों में कहीं बाग बगीचे घास के मैदान है तो कहीं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साथ, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साथ हिमाच्छादन, बर्फ का ढकाव क्या कहलाएगा? हिमाच्छादन, हिमाच्छादन, हिम आच्छादन, जिनके, जिनके सूर्य किरणों की परावर्तन की प्रकृति, जिनके की जगह जिनकी कर देंगे, जिनकी सूर्य किरणों की परावर्तन की प्रकृति, सूर्य किरणों की परावर्तन की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, सूर्य किरणों के परावर्तन की प्रकृति भिन्न भिन्न होती, जैसे, जैसे बर्फ की चादरें, बर्फ की चादरें अत्यधिक परावर्तन क्षमता रखती हैं, जबकि बर्फ की चादरें अत्यधिक परावर्तन क्षमता रखती हैं, जबकि ऊबड़ खाबड़ धरातल, जबकि ऊबड़ खाबड़ धरातल कम मात्रा में, कम मात्रा में सूर्य तप को, सूर्य तप को परावर्तित करता है, परावर्तित करता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव धरातलीय एवं वायुमंडलीय तापमान पर पड़ता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव धरातलीय एवं वायुमंडलीय तापमान पर पड़ता है, धरातलीय एवं वायुमंडलीय तापमान पर पड़ता है। पूर्ण विराम लगाइए। फिर पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर क्या लिखेंगे? ध्यान से सभी के सभी, ध्यान से सभी लिखेंगे, किस वायुमंडल तथा पृथ्वी सतह द्वारा, वायुमंडल तथा पृथ्वी सतह द्वारा, पृथ्वी सतह द्वारा बिना किसी उपयोग के, बिना किसी उपयोग के लौटाई गई सूर्यतप की मात्रा को ही, लौटाई गई सूर्यतप की मात्रा को ही, मात्रा को ही अल्बिडो कहा जाता है, अल्बिडो कहा जाता है। पूर्ण विराम लिखे, पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का संयुक्त अल्बिडो, का संयुक्त अल्बिडो, अल्बिडो 35% है, 35% है अल्बिडो, 35% है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ओके, तो अल्बिडो प्रभाव बहुत ज्यादा तापमान को प्रभावित कर देता है। तो छठवें नंबर पर लिखेंगे, छठवें नंबर पर लिखेंगे जल एवं थल का वितरण, जल एवं थल का वितरण, इसका भी प्रभाव पड़ता है। एक लाइन लिखेंगे, लेकिन जल देरी से गर्म होता है एवं देरी से ठंडा भी होता है, जल देरी से गर्म होता है एवं देरी से ठंडा भी, ठंडा भी, जबकि स्थल, जबकि स्थल शीघ्र, शीघ्र गर्म एवं ठंडा होता है, जबकि स्थल शीघ्र गर्म एवं ठंडा होता है। बहुत जल्दी गर्म होगा और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा स्थल। पूर्ण विराम लगाएं, लिखो, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव वायुमंडल की तापन प्रक्रिया में भी, वायुमंडल के तापन प्रक्रिया में भी देखा जाता है, जैसे, जैसे समुद्री तटों के समीप की अवस्थिति, जैसे समुद्री तटों के समीप की अवस्थिति लगभग सालों भर, लगभग सालों भर, लगभग की बात कर रहा हूं, सालों भर समान तापमान की बनी रहती हैं, समान तापमान की बनी रहती हैं, जबकि, जबकि महाद्वीपों में समुद्र से, महाद्वीपों में समुद्र से सुदूर अवस्थिति, जो समुद्र से दूर होगी, सुदूर अवस्थिति ग्रीष्मकाल में, ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्म एवं शीतकाल में अत्यधिक ठंडी प्राप्त होगी, ग्रीष्मकाल में, ठीक है, ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्म एवं शीतकाल में अत्यधिक ठंडी होगी। लिखो, इस क्रियाविधि को महाद्वीपीयता प्रभाव, इस क्रियाविधि को महाद्वीपीयता प्रभाव, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट कहा जाता है, महाद्वीपीयता
प्रभाव कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये है प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों। अब कारक के बाद यहाँ पर इस टॉपिक में अगर हम आते हैं तो बेसिकली ये ताप पेटियां, ये जितना भी अब आगे बिंदु देखते हैं, ये सब मेंस का टॉपिक होगा। और मेंस का टॉपिक अब आज तो नहीं पढ़ाता हूँ, आज आपको छोड़ देता हूँ। आप जाओ अपना करंट अफेयर्स का क्लास ले लो, पढ़ाना तो मुझे पूरा था, पर जाओ कोई बात नहीं है, आप जाओ अपनी क्लास ले लो मेंस की। अगली कक्षा में हम कुछ बात पहले आपसे कुछ प्राथमिक बातें करेंगे, और प्राथमिक बातें करते हुए ये कि समय दे दो तो केवल तापमान पेटियां पढ़ा दूं, टेम्परेचर बेल्ट पढ़ा दूं, अगर आप टाइम दे दो तो पढ़ा दूं दोस्तों। और फिर ये वाला टॉपिक और इसके साथ एक और, देखो इसके साथ एक और टॉपिक फिर जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर, तापमान संतुलन, ये सब तापमान संतुलन या हीट बजट, तापमान बजट या संतुलन, ये वाला टॉपिक भी एक मेंस का टॉपिक है, इसको भी फिर मैं आपको जोड़कर अगली कक्षा में पढ़ा दूंगा। ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, पढ़ा दूं फिर। चलो, तो 10 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, केवल 10 मिनट आप मुझे टाइम दे दो बेटा, मैं आपको तापमान पेटियां पढ़ा दूं तो ये सारा सेक्शन निकल जाएगा, फिर मुख्य रूप से मेंस के सेक्शन रह जाएंगे। अच्छा नहीं सर रहने दीजिए, दूसरी क्लास है, नहीं सर रहने दीजिए। अच्छा मिक्स प्रक्रिया, ये पढ़ा दीजिए सर, रहने दीजिए सर, पढ़ा दीजिए सर, रहने दीजिए सर, फिर पढ़ा, चलो छोड़ो यार, बंद करते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मिली जुली प्रक्रिया है, छोड़ो बंद करो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास की समाप्ति करता हूँ।